वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज हम वर्कशीट नंबर 67 करने जा रहे हैं और ये 14 दिसंबर 2020 यानी कि मंडे की ये वर्कशीट रहेगी। आज की वर्कशीट है ये और क्लास 9 की मैथ सब्जेक्ट की इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। हिंदी मीडियम की अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो आज की जो आपकी वर्कशीट है वो आपके चैप्टर नंबर 2 से ही रिलेटेड है। आज रिवीजन चलेगी और ये जो रिवीजन होगी आपकी जो वर्कशीट 7, 8, 9 है उसी की ही रिवीजन चलेगी। तो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको बताना है कि इनमें कौन कौन से पॉलिनोमियल है। 1 से लेकर 5 वाले जो क्वेश्चन है उनमें आपको करेक्ट आंसर छांटने हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं। देखो, अगर कोई हमें वेरिएबल दे रखा है, ठीक है, तो अगर उसकी पावर जो है वो होल नंबर में है, किसमें है? होल नंबर में। होल नंबर मतलब होता है पूर्ण संख्या हिंदी में, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। तो ये तो होल नंबर हो गए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अगर इसके ऊपर मतलब एक्स की जो पावर है, अगर एक्स की पावर पर फ्रैक्शन आ जाए, जैसे ये अपोन में आ जाए, अगर एक्स के ऊपर रूट आ जाए, ठीक है, या एक्स के ऊपर माइनस की लग जाए, तो ये इसका मतलब होल नंबर नहीं है। नहीं है, नहीं होल नंबर, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। समझ में आ गई? देखो, अगर माइनस लिखा हुआ है एक्स की पावर -1 तो इसका मतलब 1 अपॉन में एक्स है, यानी कि अपॉन में हो गया तो पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया। कौन पॉलिनोमियल है उसको जानने से ये ज़्यादा जरूरी है कौन पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये पता लग गया ना कौन पॉलिनोमियल नहीं है तो आप इजीली बता दोगे। अब अगर √7x लिखा है तो बताओ ये पॉलिनोमियल है? बोलोगे है, क्योंकि देखो जो रूट लगा है वो एक कांस्टेंट रकम पर लगा है। ठीक है, वेरिएबल पर लगा होता तो हम इसको पॉलिनोमियल मना कर देते, लेकिन क्योंकि ये कांस्टेंट पे लगा है, गिनती पर लगा है, काउंटिंग में नंबर्स पे लगा है, तो ये पॉलिनोमियल है। समझ में आ गया? उसके बाद जो है बच्चों, अगर जैसे 4 लिखा है, अब यहाँ पर तो कोई वेरिएबल ही नहीं है वेरिएबल, तो बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है? बच्चों ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखो, अगर 4 लिखा है तो मैं इसके आगे अगर 1 लगा लूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो आपको पता है कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर हम 0 डिग्री लगा देते हैं उसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे आप वाई के ऊपर लिख लो, चाहे आप जेड के ऊपर लिख लो, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो इसका मतलब क्या हो, 1 मैं एक्स की पावर 0 लिख दूँ तो इसका मतलब ये भी क्या है, देखो ऊपर 0 आ रहा है, क्या आ रहा है? 0। और मैंने आपको क्या बताया था अभी कि अगर कोई भी वेरिएबल है उसके ऊपर अगर होल पावर है, कौन सी? होल पावर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको अच्छे से? ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल आपको क्लियर हो गया। एक बात और बता देता हूँ, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मतलब अगर 0 लिखा हुआ आया है तो उसको हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन इसकी एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर जीरो पॉलिनोमियल है तो अगर यहाँ मैं x भी लगा दूँ और x के ऊपर मैंने 2 भी लिख दिया, मैंने 200 भी लिख दिया, 2000 भी लिख दिया, तो इसकी पावर नॉट डिफाइंड होती है, क्योंकि यहाँ कुछ भी आ जाए 0 में मल्टीप्लाई होने पर वो 0 ही होगा, तो इसलिए नॉट डिफाइंड है। समझ में आ गई? क्योंकि एक अब हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज आर पॉलिनोमियल्स। अब आपको बताना है कि कौन से पॉलिनोमियल्स हैं। तो पहला वाला ए वाला हो जाएगा पॉलिनोमियल्स, ठीक है, क्योंकि ये √7x + 5 लिखा है तो इस पर कोई पावर नहीं तो 1 मानी जाएगी। ठीक है, और ये क्या है? होल नंबर है। दूसरे वाला 8, ये भी पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा 8? क्योंकि 8 जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब दोनों हो गए। और सी वाला नहीं होगा क्योंकि x अपॉन में दे रखा है, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। और फोर्थ वाला भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन में पावर दे रखी है। ठीक है, क्लियर हो गया? शुरू के 2 होंगे और 2 लास्ट वाले नहीं होंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, द टर्म ऑफ पॉलिनोमियल x³ -4² -3x + 2r। देखो, टर्म जो होते हैं ना ये सारे के सारे टर्म कहलाते हैं। 1, 2, 3, 4 ये टर्म कहलाते हैं। तो अब आपको बोला गया है कि इनमें से कौन से टर्म्स हैं। देखो, जो पहला लिखा है ना 1, -4, -3 और 2, ये बच्चों क्या कहलाते हैं? कोफिशिएंट कहलाते हैं। जैसे अगर x³ का आपसे कोफिशिएंट पूछेगा तो x³ में किसकी मल्टीप्लाई हो रही है? कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा।
ठीक है। और ऐसे ही आप ये देखिए -4x का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, ये -4, ये -4 कोफिशिएंट कहलाएगा। यानी कि जो पहला वाला दे रखा है ना, वो हमें कोफिशिएंट दे रखे हैं। हमसे टर्म पूछा है, अगर आपको कोफिशिएंट टर्म में डिफरेंट पता है तो आप कर लोगे, ठीक है। जो टर्म होते हैं ना, वो ये पूरे पूरे नंबर कहलाते हैं। अब देखो बी और सी में देखो ध्यान से, बी देखिए यहाँ पे इकट्ठा सेम का सेम उतार दिया, जबकि सी में कोमा लगा के दिखा रहा है। जो कोमा लगा के दिखा रहा है इसलिए वो टर्म कहलाएंगे। समझ में आ गया? इस तरीके से हमारा आंसर सी हो जाएगा। अब डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो डी वाले में जो है यहाँ पर माइनस को इग्नोर किया गया है। ध्यान से देखो, यहाँ माइनस थे, इसे माइनस नहीं दिखाया गया है। समझ में आ गया? उसके बाद आप आ जाइए सी क्वेश्चन पर। सी क्वेश्चन में बोला गया है आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताना है, ठीक है। अभी देखो मैंने आपको कोफिशिएंट बताया था ना, जैसे एक्स की क्यूब लिखा है तो इसके आगे कोई नहीं है तो 1 माना जाएगा, है ना। तो अब आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। कई स्टूडेंट्स कहेंगे सर एक्स का स्क्वायर लिखा है, इसके आगे भी कुछ नहीं तो 1 हुआ, तो 1 आंसर आ गया। गलत। जब हमें मल्टीप्लाई में दिया होते हैं, जैसे ये देखो ये और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो जब तक हम इसको पहले सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं बता सकते कि इसका कोफिशिएंट कितना होगा, ठीक है। तो फटाफट मल्टीप्लाई करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर की इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की क्यूब आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो -2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर -1 की इसमें करोगे तो -x ही आ जाएगा, फिर -1 की -2 में करोगे तो +2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ये देख रहा है आपको, इस ध्यान से देखिए, ये -2 आ गया। क्लियर हो गया? तो ये एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आपका आंसर क्या आएगा? -2 आएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? पहले मल्टीप्लाई करनी है फिर चेक करना होता है, ये नहीं कि आपने एक्स स्क्वायर देखा और उसी को आंसर बोल दिया। आगे देखिए, अब ये कह रहा है डिग्री बतानी है पॉलिनोमियल √5 की। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट हमें दिया होता है तो आप कोई भी वेरिएबल लेकर उसके ऊपर 0 लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर √5 मल्टीप्लाई 1 कर लेंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा। तो इसका मतलब इसकी कितनी हुई? डिग्री 0 हुई। समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया अच्छे से? उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट पर बोला गया है द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आपसे पूछ रहा है कि इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, ठीक है। देखो क्या ये पॉलिनोमियल का जीरो हमेशा 0 होगा? चेक करते हैं। देखो वैसे तो ये पूछा नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 0 जरूरी है, नहीं 0 ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको किसी का 0 निकालना होता है तो उसको 0 के इक्वल रख दोगे। रख दिया? अब इसमें आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में x कॉमन है। पहले इसके 2 पार्ट कर लो, ऐसे करके कर लिया। अब इसमें भी x है और इसमें भी x है। अब आप देखेंगे जब दोनों में x है तो हमने x बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा? x - 2 बचा, ठीक है। अब ये 0 के बराबर, तो इस x को 0 के बराबर रख लो तो एक आंसर आ गया। फिर x - 2 को 0 के बराबर रख लो तो x = 2 आ गया। इस तरीके से हमारे 2 आंसर आ गए, 0 और 2। एक बात और याद रखना कि अगर 0 आपसे निकालने के लिए बोल रहा है तो जितनी पावर होगी उतने ही आंसर आएंगे। अगर डिग्री 2 है तो 2 ही जीरोस आएंगे, 3 है तो 3 ही आएंगे, ठीक है। और ये शुरू के जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं इन सब में 1-1 है ना, जबकि लास्ट वाले में 2 दे रखा है, तो हमारा आंसर यही होगा। फिर भी सोल्व करना जरूरी है। समझ में आ गया यहाँ तक आप सबको? उसके बाद छठे क्वेश्चन पे आ जाइए। आपसे ट्रू और फॉल्स के बारे में पूछ रहा है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एवरी पॉलिनोमियल इज आल्सो एन इक्वेशन। कि कह रहे जितने भी सारे के सारे पॉलिनोमियल होते हैं वो सारे के सारे इक्वेशन भी होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो अगर ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल हमें दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल लगाया हुआ कुछ नहीं लगाना। अगर इक्वल लगा होगा तभी वो इक्वेशन कहा जाता है, ठीक है। अभी इक्वेशन हो गया, मैंने अगर इक्वल टू में 4 लगा दिया या 0 लगा दिया या 10 लगा दिया, ठीक है, तो इसका मतलब हर पॉलिनोमियल जो होता है वो इक्वेशन नहीं होता, तो ये फॉल्स आ जाएगा। समझ में आ गया? उसके बाद कह रहा है कि एवरी पॉलिनोमियल इज बायनोमियल। ये कह रहा है जितने भी सारे के सारे जो पॉलिनोमियल होते हैं वो सब बायनोमियल होते हैं। देखो भाई x की क्यूब -4x + 3 ये ट्रिनोमियल हो गए, 3 जने हो गए,
ठीक है। और अगर मैं खाली y की 30 लगा देता, y की 100 लगा देता, खाली ये क्वेश्चन ले लेता, तो ये मोनोमियल हो गया। तो हर पॉलिनोमियल जो है वो बाइनोमियल तो नहीं हो सकता, वो मोनोमियल भी हो सकता है, ट्रिनोमियल भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हो, ये भी क्या है, फॉल्स है। समझ में आ गया यहाँ सब तक सबको। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है अ बाइनोमियल में हैव डिग्री 5। ये कह रहा है जो बाइनोमियल होता है उसकी डिग्री 5 हो सकती है। अभी मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, बाइनोमियल की 5 डिग्री भी हो सकती है। जैसे ये बाइनोमियल है तो इसकी डिग्री 5 हो सकती है, इसकी डिग्री 7 भी हो सकती है। में लिखा है मतलब हो सकती है, चांसेस बोल रहा है इसलिए करेक्ट करेंगे इसको, ट्रू है ये, ठीक है। समझ में आ गया। बाइनोमियल की डिग्री 2 भी हो सकती है, 5 भी, 10 भी, ठीक है। अगर ये लिखता है कि बाइनोमियल की डिग्री 5 ही होती है, सेंटेंस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर कहते 5 ही होती तो हम लिख देते फॉल्स। लिखा है में मतलब हो सकती है, तो हो सकती है और होती है दोनों में अंतर होता है, तो इसका मतलब ये ट्रू हुआ। समझ में आ गया। उसके बाद कह रहा है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। मैंने आपको अच्छे से भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया था, फिर भी देखो ये कह रहा है जो डिग्री जीरो पॉलिनोमियल की होती है ना वो नॉट डिफाइंड होती है। देखो ये जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है, जीरो आ गया तो जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब इसके आगे मैंने एक्स लिख दिया, उसके ऊपर मैं जीरो लिख दूँ, उसके आगे मैं जीरो लिख दूँ, या मैं उस पर 2 लिख दूँ, या मैं उस पर 4 लिख दूँ, या मैं उस पर 6 लिख दूँ, तब भी वो रहेगा तो जीरो ही। तो क्या तुम इसकी डिग्री को डिफाइन कर सकते हो कि इसकी डिग्री 6 ही होगी, इसकी डिग्री 10 ही होगी? नहीं कर सकते ना। तो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब ट्रू है, ठीक है। समझ में आ गया। तो डिग्री होती है जीरो पॉलिनोमियल की, क्या होती है, वो नॉट डिफाइंड ही होती है। समझ में आ गया, ये ट्रू है। क्लियर हो गया सबको। उसके बाद कह रहा है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज ऑलवेज जीरो। ये कह रहा है जो जीरो पॉलिनोमियल होता है वो हमेशा ही जीरो ही होगा। चेक कर लेते हैं एक बार। देखो हमने 3x - 4 = में जीरो ले लिया, तो इसको सोल्व करने पे जो x की वैल्यू निकल रही है क्या वो हमेशा जीरो निकल रही है? देखिए 4/3 आ रही है। तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो उसकी जो वैल्यू भी जीरो ही हो, ठीक है। अगर इक्वल टू में उसकी जीरो है तो उसकी वैल्यू भी जीरो ही हो। तो बच्चों मैं थोड़ा और आपको बता दूं, जैसे अगर हम ये कोई इक्वेशन ले रहे हैं, ठीक है, तो इस x का जो आंसर निकलता है ना उसे जीरो कहा जाता है, ठीक है, ये जीरो कहा जाता है। अगर मैंने अभी आपको बताया भी था अगर x की पावर 3 होती है तो इसके 3 जीरोस निकलेंगे, ठीक है। तो जीरो और जीरो में दोनों में अंतर समझ लेना, जो वैल्यू निकलती है ना वो जीरो है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कह रहा है कि जो वैल्यू निकलेगी वो हमेशा जीरो निकलेगी, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है तो इसलिए दूर कर लो, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। ये है 7वां क्वेश्चन। तो इसने बोला है कि आप बच्चों अब आप 7वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। इसमें आपको क्या है, जीरो निकालने हैं। एस इसलिए लिखा है क्योंकि अगर एक्स की पावर 1 से बड़ी होगी तो जीरोस हो जाएंगे। और मैंने अभी आपको समझा दिया जीरो मतलब क्या है, उसके सोल्यूशन आपको निकालने हैं, ठीक है। इक्वल टू में आप क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं ये देखिए। पहला क्वेश्चन ये है, लास्ट में आपको आंसर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, यहाँ पे आप समझ लो, ठीक है, ताकि आपको सही से उतारने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने लास्ट में आंसर के पेजेस भी लगा दिए हैं, ठीक है। तो ये देखिए 2x + 5 है। तो अब आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। आप +5 को जाके माइनस का कर देंगे, ठीक है। फिर x = कितना आएगा, -5/2 आ जाएगा। समझ में आ गया सबको। तो इस तरीके से पहला वाले का आंसर आ गया, ठीक है। आप इसका लिखने का तरीका एक बार लास्ट में ज़रूर देख लेना, ठीक है। बाकी ज़्यादा नहीं लिखना होता है। जैसे यहाँ पर इक्वल चल रहा है तो ये साइन आपको ज़रूर लगाना है, ठीक है। तो रखने पर इस तरीके से 2-3 लाइन है वो भी देख लेना। उसके बाद आ जाइए इस पर RX। तो देखिए इसको भी हम क्या रखेंगे, जीरो के बराबर रख लेंगे, ठीक है। अब आप जीरो के बराबर रखेंगे तो इसको 2 तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ तो दोनों बताऊंगा, लास्ट में मैंने एक ही तरीका लिखा है, ठीक है। माइनस का 1 जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो स्क्वायर होता है इधर जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रूट। और एक में से क्या क्या निकलेगा, एक ही होगा, क्योंकि एक का रूट एक ही होता है। तो आंसर ये आ गया 2। देखो 2 आया ना, पावर 2 थी तो 2 ही आया, प्लस और माइनस, है ना। समझ में आ गया यहाँ तक आपको। उसके बाद इसको दूसरा तरीका भी देख लो। ये देखो x का स्क्वायर -1 = में 0 है, तो इसके ऊपर हमने स्क्वायर लगा लिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a - b a + b। तो अब आप क्या करोगे, इसको जीरो के इक्वल ले लोगे
और इसको भी 0 के इक्वल ले लोगे, ठीक है। जैसे x -1 इजिकल टू में 0 करा तो x इजिकल टू 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही x +1 इजिकल टू 0 करा तो x इजिकल टू कितना आ गया, -1 आ गया। देखो ये -1 है ना, ये लिखा, ये उधर जाके प्लस का हो गया, ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो 2 आंसर यहाँ हैं। तो अभी मैंने जो पहले वाले करवाया था उसमें मैंने आपको कैसे करवाया था, उसमें मैंने आपको यहाँ पर प्लस माइनस लिखा था। तो 2 ही आंसर तो हुए, एक बार प्लस वाला, एक बार माइनस वाला। जब हम इसको अलग लिखते हैं, ठीक है, तो ऐसे ऐसे लिखना पड़ता है, एंड लगा दो और क्या, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया है, इसका थर्ड पार्ट, तो वही करेंगे। 5x -4 को 0 के बराबर लेंगे तो x इक्वल टू -4 प्लस का हो जाएगा, और ये जो 5 मल्टीप्लाई में है इधर जाके डिवाइड बन जाएगा, 4/5 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, देखिए 3x है तो इसको 0 के बराबर लिखा, ये देखो इसमें आ रहा है 0, ठीक है ना। हर बार तो नहीं आया ना 0, वही क्वेश्चन में पूछा था कि जो 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0, ये वाला पूछा था ना कि जो 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा हमेशा 0 होगा, तो ये फॉल्स होगा। समझ में आ गई, क्योंकि इसमें भी 0 नहीं आया, इसमें भी 0 नहीं आया, इसमें भी 0 नहीं, सिर्फ इसमें आया, तो हर किसी में तो 0 नहीं आता ना, तो इसका मतलब फॉल्स है। देखो ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, ये सारे के सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लेना ज़रूर, ठीक है। हल्के में मत लेना, सारे क्वेश्चन आ चुके हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद क्या है, फाइंड जो है, ये तो हो गया हमारा 7th पार्ट हो गया क्वेश्चन। उसके बाद 8 पे आ जाइए, लास्ट है। आपसे बोल रहा है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इस पूरे की आपको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप 0 पुट करेंगे, फिर 1, फिर -1, फिर 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कैसे पुट करेंगे। तो हमने px के बराबर इसको ले लिया, 4x -4x² + 3, ठीक है। अब सबसे पहले 0 पुट कर दिया, जहाँ x है ना वहाँ पे आपको 0 पुट करना है, बस ये ध्यान रखना। ये नहीं कि आपने x भी नोट कर दिया और 0 भी नोट कर दिया, जहाँ x है वहाँ 0 रख दो, क्योंकि जो दिया हुआ है वही पुट करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 5 की 0 मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, 0 किसी में मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, तो ये भी 0 आएगा, प्लस का 3, और 3 में कुछ भी ऐड लेस करोगे तो 3 आएगा। समझ में आ गई सबको, पहला वाला क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाइए दूसरे वाले पर। दूसरे वाले पर ये बोला गया है px = 5x -4x² + 3। अब हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसके आंसर लास्ट में आपको मिल जाएंगे, बस यहाँ पे समझ लो खाली, ठीक है। इस तरीके से जब और फैसिलिटी होगी तो और अच्छे से करवाऊँगा, अभी थोड़ा ऐसे ही समझो। देखो 5 1 जा 5 हो गया, तो देखो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे, यहाँ रफ में कर लो 4 1 1, ठीक है ना। 1 2 बार लिख दिया तो 4 1 जा 4 1 जा 4 ही होता है, ठीक है। इस तरीके से 4 ही आएगा, और 3। अब प्लस के कौन कौन से, पहले प्लस वाले जोड़ लो, 5 और 3 प्लस के हैं, तो कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। 8 में से फिर 4 चले गए, कितने बच्चे, 4 आ गया। समझ में आ गया सबको, इसका आंसर 4 आ गया। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट पर आपको अब -1 पुट करना है, ठीक है। तो -1 फटाफट देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन ही उतारोगे, ठीक है, देख लेना, लास्ट में पूरा करवा रखा है, एक बार नज़र मार लेना, ठीक है। तो उसके बाद x की वैल्यू कितने, -1, तो 5, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको -1 रखना है। दोबारा बता रहा हूँ, वहाँ पर आप x दोबारा मत लिख देना। अब देखो 5 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 ही आएगा। अब -4, यहाँ पे -1 की और 2 है, तो 2 बार लिख दें, 2 बार लिख दिया प्यारो, तो -1 से कट गया, 4 1 जा 4 ही होता है, तो -4 ही आ गया। समझ में आ गया सबको। और उसके बाद क्या है, प्लस का 3 है। अब माइनस के टोटल कितने हो गए, 9 हो गए, और प्लस के कितने हैं, 3, तो 9 में 3 के माइनस के 6 आ गया। समझ में आ गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 6 को, 1 मिनट। तो यहाँ पर आ गया -6। क्लियर हो गया सबको, सबको समझ में आ गया। उसके बाद अब लास्ट वाला पार्ट देख लीजिए। लास्ट वाले में हमें बोला है आपको 2 पुट करना है, ठीक है। तो 2 पुट कर लेते हैं। पहले आपने वही क्वेश्चन उतार लिया, 5x
एक्स माइनस 4x² प्लस 3। तो जहाँ आपको x दे रखा है वहाँ आप 2 पुट कर दीजिए। तो ठीक है, इस तरीके से। और हो सके तो पहले खुद करना, बाद में आंसर मैच कर लेना, ठीक है, तभी तो सीखोगे। अगर ऐसे करोगे तो फिर कैसे बात बनेगी। ठीक है बच्चों, तो 2 2 जा 4 हो गया ये, और 4 4 जा 16 लिख दिया। अब ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो टोटल कितने हो गए? 13 हो गए। पहले प्लस वाले जोड़ लो, फिर उसके बाद माइनस किया करो अगर माइनस है तो। ठीक है, अब बताओ कितने बचेंगे यहाँ पर? माइनस की रकम बड़ी है, प्लस की छोटी है, माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर जिसको इनमें प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने बोर्ड मास की एक वीडियो बना रखी है, उसको भी आप देख लो। ठीक है, और 7वीं क्लास में कंसेप्ट समझा रखे हैं कुछ प्लस माइनस रिलेटेड, तो कंसेप्ट समझने में कोई वीडियो देखने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, कहोगे कमेंट में तो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से पूरी वर्कशीट हो गई है। लास्ट में आपको पेजेस में, ठीक है, मिल जाएंगे, आप लगा लेना और कर लेना उसमें से अगर हेल्प मिल जाए तो। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।